जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सेशन 9 में हम बात करने वाले हैं रूल 18 मूवेबल इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के बारे में। रूल 18A restrictions in relation to acquisitions and disposal of immovable property outside India and transaction with foreigners। यानी रूल 18 जो कि इंडिया में अगर आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं तो उसके बारे में रूल 18 में पढ़ेंगे, और रूल 18A में अगर हम किसी फॉरेनर से या आउटसाइड इंडिया किसी प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या इंस्ट्रक्शन है कंडक्ट रूल में, उसके बारे में देखेंगे। रूल 19 में है विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कोई एलिगेशन लग गया है तो उसके पास क्या रिकोर्स है, यानी उस केस में उसे क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, और उन सब के बारे में हम रूल 19 में बात करेंगे। और रूल 20 है कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। यानी अगर आप अपने किसी काम के लिए, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड मैटर हो या कोई भी मैटर हो, अगर आप किसी का इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, किसी इन्फ्लुएंस कराने की कोशिश करते हैं किसी आउटसाइड पर्सन का, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें मना है वो हम देखेंगे रूल 20 में। तो इनके ऊपर जो जीआईडीज है उनको भी हम देख लेंगे। और लास्ट सेशन में जो हमने क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए थे उनके हम आंसर्स देखेंगे, और लास्ट में ये जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं रूल्स, उनके ऊपर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं उनके बारे में हम फिर चर्चा कर लेंगे। तो ये सब आज का एजेंडा पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम रूल 18 से। रूल 18 जो कि मूवेबल इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो बताया गया है। तो यानी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ट्रांजैक्शन जब हम कर रहे हैं तो अगर किसी वैल्यू से वो ज़्यादा हो जाता है, यानी जो आपको एक लिमिट बता रखी कि अगर उस लिमिट तक है तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन उस लिमिट से बियॉन्ड जाता है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी वो भी पता करेंगे। और जब आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है तो उस टाइम पे आपको क्या क्या डिक्लेरेशन देना होता है, क्या क्या चीज़ें आपको बतानी होती है, वो सब भी इसके अंदर रूल 18 में बताया गया है। तो सबसे पहले रूल 18 का जो फर्स्ट यानी सब रूल है वो क्या कहता है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ऑन हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू एनी सर्विस और पोस्ट submit a return of his asset and liabilities in such form as may be prescribed by the government giving the full particulars regarding। तो यानी जब किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की किसी भी सर्विस में या किसी पोस्ट पे उसकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है तो उसे क्या करना पड़ता है, रिटर्न देना पड़ता है। रिटर्न जैसे कि आप आईटीआर भरते हैं, वहाँ पे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, यानी आपने जो जो इनकम की है उस साल के अंदर उसके रिगार्डिंग ब्यौरा देते हैं। यहाँ पे आपको अपने एसेट, जो भी आपका संपत्ति है, जो लायबिलिटीज, जो आपकी देनदारी है, उन सब का ब्यौरा जो यहाँ पे आपको देना होता है। और फॉर्म क्या हो सकता है, फॉर्म जो भी गवर्नमेंट आपको, जैसे कि ये बता रखा है ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में दीजिए, तो आपको उस फॉर्मेट में देना होगा। और इसमें ब्यौरा किस चीज़ का देना होता है, यानी पर्टिकुलर्स किसके देने होते हैं, तो बोला है कि गिविंग फुल पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग। तो फुल पर्टिकुलर्स देने हैं किसके रिगार्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल अचल संपत्ति जिसे कहते हैं, जो लैंड हो गया, प्लॉट हो गया, इस तरह की कोई भी संपत्ति जो आपके पास है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास है, कैसे आई हो, इनहेरिटेड बाय हिम या आपने पुरखों की जमीन है आपके पास, क्योंकि आप हिंदू फैमिली के पार्ट हैं, तो आपको पता है कि अब तो आजकल डॉटर और सन दोनों को ही प्रॉपर्टी मिलती है जो भी पूर्वजों की होती है। तो जैसे दादाजी ने खरीदा हो और उसके अंदर तो सबका हिस्सा होता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास आई हो, ओन्ड आपने खुद खरीदी हो तो उसके बारे में ब्यौरा देना पड़ेगा। एक्वायर्ड बाय हिम, आपने खुद खरीदी हो या एक्वायर की हो, कहीं से किसी से ली हो। हेल्ड बाय हिम ऑन लीज और मॉर्गेज, आपने लीज पे ली हो। लीज क्या होता है जब आप किसी को कुछ एक टाइम पीरियड के लिए किसी को दे देते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आपने ले रखी है किसी की प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, उसके राइट्स को एंजॉय करने के लिए, राइट्स को एंजॉय करने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपके राइट्स में है जब तक आपने लीज पे ले रखा है, यानी उसको देखभाल करना, उसका मालिकाना हक सब कुछ आपके पास है। लीज में ये होता है। मॉर्गेज में क्या होता है मॉर्गेज में आपने यानी गिरवी लिया हुआ है। तो ये सारी तरीके से, यानी किसी भी तरीके से, वो कह रहे हैं लीगली तरीके से, किसी भी तरीके से आपने उसे ले रखा है अपने नाम पे या अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे भी या किसी और दूसरे के नाम पे भी, लेकिन आपके पास है। ठीक है, आपने जो एक्वायर किए, लीज लिए किसी के भी नाम को, आपने किसी के भी नाम पे ले रखा हो, अपनी फैमिली मेंबर के नाम पे ले रखा हो, अपने नाम पे ले रखा हो, या इन नेम ऑफ एनी अदर पर्सन,
या आपने ले रखा है अपने लिए लेकिन किसी और पर्सन के नाम पे ले रखा है, तब भी उसको आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, उसका फुल पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। तो ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी बता दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद कह रहे हैं कि शेयर्स, डिबेंचर्स एंड कैश। जो शेयर मार्केट में से अगर डील किया हुआ हो आपने, तो वहाँ पे शेयर्स खरीदे हों तो उनकी भी वैल्यू होती है। आजकल लाखों में करोड़ों में शेयर्स होते हैं, तो उनके बारे में आपको देना पड़ेगा। डिबेंचर्स भी उसी से रिलेटेड है, शेयर मार्केट में ही होते हैं डिबेंचर्स वगैरह। कैश, कुछ कैश है आपके पास तो वो भी, इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट। तो बैंक में अगर आपने कोई डिपॉजिट रख रखा है, कोई एफडी करा रखी है या अदरवाइज भी आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो सारा जो चीज़ आपने एक्वायर की है आपके पास है, ये इनहेरिटेड भी हो सकता है। इनहेरिटेड का मतलब कि आपको अपने बाप दादाओं से या पूर्वजों से मिली हो, तो इनहेरिटेड भी हो सकता है, या आपने खुद खरीदी हो, खुद एक्वायर की हो, खुद सेव किया हो। तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करने के लिए बात कर रहा है। यानी आपके पास किसी भी तरीके से वो चीज़ें अगर आई हुई हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे शेयर, डिबेंचर, कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट हो, किसी भी तरीके से आपके पास आई हो, आपको उसका ब्यौरा देना है। अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जैसे बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, और कोई महंगी चीज़ होगी, फ्रिज हो गया, कार हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी आती हैं। तो ये सब चीज़ों का भी ब्यौरा देना पड़ेगा। तो अदर मूवेबल प्रॉपर्टी जो महंगी है, एक लिमिट से, प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है, तो उन सब के बारे में ब्यौरा देना पड़ेगा। डेट्स, आपके और क्या कर्जा है? मान लो अगर आपने सर्विस में आने से पहले, आप फर्स्ट जब अपॉइंटमेंट हुई उससे पहले आपने कोई लोन ले रखा था, तो उसके बारे में बताएंगे। अदर लाइबिलिटीज़, और भी कोई लाइबिलिटीज़ हैं तो उसके बारे में बताएंगे जहाँ पे देनदारियाँ आपकी बनती है। तो ये सारी, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यानी किसी तरीके का भी कोई कर्जा हो या डेप्ट हो, उन सारे ही केस के अंदर आपको ये सारा ब्यौरा देना पड़ेगा। तो 18 का जो सब रूल 1 है आपको बेसिकली बताता है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर आपको अपने लाइबिलिटीज़ का और जो भी एसेट है यानी जो भी देनदारी है और जो चीज़ें आपके पास हैं मूवेबल, इमूवेबल या महंगी चीज़ें, उन सब के बारे में आपको ब्यौरा देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट है, नोट में क्या बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं क्योंकि इसके ऊपर बेस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो रूल 18(1) शैल नॉट ऑर्डिनरी अप्लाई टू ग्रुप डी सर्वेंट्स। तो ये कह रहा है कि 18(1) जो है ये ग्रुप डी सर्वेंट पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अब क्योंकि ग्रुप डी सर्वेंट जो है ग्रुप डी होता नहीं है, अबॉलिश हो गया है, अब ग्रुप सी से स्टार्ट होता है, सी, बी और ए ही है ग्रुप, तो इसलिए इसका रिलेवेंस नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में हमने रूल में पढ़ा था कि ये किस किस पे अप्लीकेबल होगा, कंडक्ट रूल। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसे नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय जिनकी पर मेंशन 500 रुपये से अगर कम है, ये 500 रुपये तक है, तो उनके ऊपर बताया गया था कि रूल 18(a)(1) जो है नहीं अप्लाई होगा। तो इसीलिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि ये इस पर अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज क्योंकि अब ये जो ग्रुप डी है उनको अबॉलिश कर दिया है इन ग्रुप को, तो इसलिए इसका रिलेवेंस नहीं रह गया। बट द गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट इट शैल अप्लाई टू सच गवर्नमेंट सर्वेंट और क्लास ऑफ सच गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो लेकिन गवर्नमेंट इसमें भी जो बताया गया था, यानी अगर जब ग्रुप डी थे तब भी के लिए भी, कि ग्रुप डी पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये डायरेक्ट करके उनके ऊपर अप्लाई करवा सकती है। ये इन्होंने ये भी बता रखा है। ये नोट 2 जो ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बोला कि इन ऑल रिटर्न, जब आप रिटर्न यहाँ पे फर्स्ट अपॉइंटमेंट में भर रहे हैं तो द वैल्यू ऑफ आइटम्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी लेस देन 10,000 मे बी एडेड एंड शोन एज ए लमसम। तो जब आप ऊपर ये रिटर्न भरेंगे तो 10,000 से नीचे की जो चीज़ है उनको क्या करना है, उन सबको ऐड करके लमसम उसका अमाउंट बताना है कि ये इतने वैल्यू की है। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर कुछ एग्जाम्पशन बता रखी है। एग्जाम्पशन क्या होता है कि लेकिन जो रोज़मर्रा की डेली यूज़ की चीज़ें जैसे कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, क्रॉकरी होगी, बुक्स होगी, ये इसको इंक्लूड नहीं करना। ये जो 10,000 से नीचे की चीज़ों को आप ऐड करके लमसम में बता रहे हो कि ये इतनी वैल्यू की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आपको जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, क्रॉकरी होगी, बुक्स होगी, किताबें होगी, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उन सबको ऐड नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से यानी ये ध्यान में आपको रखना है। थर्ड जो नोट है वो क्या बताता है, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी बिलोंगिंग टू ए सर्विस और होल्डिंग ए पोस्ट इज अपॉइंटेड इन एनी अदर सिविल सर्विस और पोस्ट। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पहले से था, उसने पहले ही यानी इस तरीके का जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में अपना रिटर्न भर दिया है, तो ऑलरेडी वो भर चुका है। अगर सब्सिक्वेंटली वो सर्विस छोड़ के दूसरी सर्विस में जाता है, वहाँ पे अपॉइंट हो जाता है, तो उसे दोबारा से फ्रेश रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। तो यही लिखा हुआ है, ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए फ्रेश रिटर्न अंडर दिस क्लॉज।
तो एक बार ये आपने फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे ये अपना रिटर्न भर दिया मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का, तो आप अगर फर्दर किसी दूसरी सर्विस में चले जाते हैं पहली सर्विस को छोड़कर, तो आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बता दिया। चलिए, जो इसका सेकंड सब क्लॉज है वो क्या कहता है, ये कहता है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू एनी सर्विस और होल्डिंग एनी पोस्ट इंक्लूडेड इन ग्रुप ए और बी। तो ग्रुप ए और बी जो है उन दोनों में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कोई पोस्ट होल्ड करता है तो उनके लिए क्या है, शैल सबमिट ए एनुअल रिटर्न इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ग्रुप ए और बी के लिए बोला है कि एनुअल रिटर्न भी भरना है, यानी फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे आपने अपना मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का रिटर्न भर दिया, उसके बाद साल दर साल यानी हर साल को आपको क्या करना है, एक एनुअल रिटर्न भरना है, जहां पे ये बताना है कि आपने क्या प्रॉपर्टी खरीदी, क्या प्रॉपर्टी अपनी बेच दी, यानी जो आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी थी उसमें से मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। यहाँ पे जो लेकिन रिटर्न की बात हो रही है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो रही है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने क्या खरीदा क्या बेचा उसके बारे में आपको वहां पे बता देना पड़ेगा। तो यही, लेकिन ये बता किसके लिए, ग्रुप ए और बी के लिए, ग्रुप सी के लिए बात यहाँ पे इन्होंने नहीं की है। शैल सबमिट एन एनुअल रिटर्न इन सच फॉर्म, तो फॉर्म तो किस फॉर्म में होगा, यानी क्या उसका परफॉर्मा होगा वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट आपको पहले से बता देगी, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। और उसमें आपको देना है गिविंग फुल पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम। तो उस साल में अगर आपको मान लो अपनी कोई पुरानी पुश्तैनी ज़मीन में से कोई हिस्सा मिला वो बता देंगे, आपने कुछ खरीदा वो बता देंगे, आपने कहीं से एक्वायर किया सॉरी, आपने लीज पे लिया, ठीक है, लीज पे यानी जब किसी की प्रॉपर्टी को हम कुछ लंबे समय के लिए उसको अपने पास इंजॉय करने के लिए उसके राइट्स को अपने पास ले सकते हैं। राइट्स को इंजॉय करने का मतलब ये हुआ कि आपने किसी से, जैसे किसी का हाउस था, आपने पैसे दे के बोला कि मैं आपको हर साल कुछ अमाउंट दूंगा और मुझे ये 5 साल के लिए चाहिए, तो वो लीज कहलाता है। मैंने रफ आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में एक तरह बता दिया है। तो आपने किसी भी तरीके से उसको लिए लीज पे लिया हो, मॉर्गेज लिया हो यानी गिरवी लेके लिया हो, या किसी तरीके से मॉर्गेज कुछ पैसे आपने दे दिया हो और उसको ले लिया हो, इस तरीके से किसी भी तरीके से, यानी तो आप अपनी फैमिली के नाम पे लो, अपनी फैमिली मेम्बर के नाम पे लो, अपने नाम पे लो, किसी और दूसरे पर्सन के नाम पे लो अपने बेनिफिट के लिए, तो वो सबका रिटर्न जो है आपको एनुअल रिटर्न भी भरना है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपने बता दिया सारा रिटर्न अपनी एसेट लायबिलिटी का, और फिर आप उसको साल दर साल उसको अपडेट भी करते रहेंगे, बताते रहेंगे एनुअली कि मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये चीज़ ऐड हो रही है, ये चीज़ें कम हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपका 18(1) जो है ये बताता है। 18 का सब रूल 2 क्या कहता है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो प्रीवियस नॉलेज का मतलब ये हुआ कि आप इंटीमेट करेंगे जब भी ये काम करना है। प्रीवियस नॉलेज का मतलब यानी आपको इन्फॉर्म कर देना है। एक्वायर और डिस्पोज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय लीज, मॉर्गेज, परचेज, सेल, गिफ्ट और अदरवाइज ईदर हिज इन ओन नेम और इन द नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपने नाम पे खरीद रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर के नाम पे खरीद रहे हैं, या अपनी फैमिली मेंबर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी उसको आप बेच रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आपने लीज पे दिया, मॉर्गेज कर दिया, परचेज किया, खरीद लिया, बेच दिया, गिफ्ट कर दिया, या किसी भी तरीके से वो कह रहे हैं कि आपने कोई भी अगर डीलिंग कर रहे हैं, इस तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में आपके पास जो है या आपके फैमिली मेंबर के पास जो है, तो उसके बारे में आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। वहाँ पे प्रीवियस नॉलेज जो है जो आपकी अथॉरिटी है उसको बतानी पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी शैल बी ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन एक केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले से परमिशन कब लेनी पड़ेगी, जब वो जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उस पर्सन के साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, यानी जिसके साथ ये प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, या किसी तरीके से भी उसको दे रहे हैं या ले रहे हैं उससे, और उसके साथ आपका ऑफिशियल ट्रांजैक्शन पहले से ही है, यानी ऑफिशियल डीलिंग पहले से ही है, तो उस केस में आपको परमिशन लेके ये काम करना है। ठीक है, अगर ऑफिशियल डीलिंग नहीं है तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का। लेकिन अगर आपकी जिससे भी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके साथ खरीद बेच रहे हैं, उसके साथ अगर आपकी कोई ऑफिशियल डीलिंग है तो आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा, यानी पहले से परमिशन लेके ये काम करना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो
थर्ड पे आ जाते हैं। जो थर्ड इसका सब रूल है वो क्या कहता है, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंटर इनटू ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का था, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो लैंड हो गया, कोई फ्लैट हो गया, कोई अपार्टमेंट हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का था। अब वो कह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, अगर आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं या गिफ्ट कर रहे हैं या सारी चीजें मान लो किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उस केस में आपको 1 महीने के अंदर क्या करना है, विद इन 1 मंथ रिपोर्ट करना है इस ट्रांजैक्शन को। जो भी अथॉरिटी नीचे बता रखा है कि कौन कौन सी अथॉरिटी किस किस ऑफिसर के लिए है, वो नीचे बता रखा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, अपनी अथॉरिटी को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है, अगर जो आपने ट्रांजैक्शन की है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके अंदर ट्रांजैक्शन की है, जैसे मान लो स्कूटर हो सकता है, कार हो सकती है, वो आपकी 2 महीने की बेसिक पे से ज़्यादा है, ऊपर है, ज़्यादा है, एक्सीड कर रही है उससे, तो उस केस में आपको 1 महीने के अंदर रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि आपने बोला कि ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी में किया है, जैसे कि कार हो सकता है, मैंने कार खरीदी है और उसका जो बेसिक पे मेरे 2 महीने की बेसिक पे से ज़्यादा है, इसलिए मैं इस रूल के तहत 18(3) के तहत आपको इंटीमेशन दे रहा हूँ या रिपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने रिपोर्ट कर दी, तो ये ज़रूरी है। यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर 2 महीने की बेसिक पे से ज़्यादा है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर, जब ये ट्रांजैक्शन आपने कर लिया, ट्रांजैक्शन के 1 महीने के अंदर, प्रोवाइडेड दैट प्रीवियस सैंक्शन। लेकिन यहाँ पे भी वही बात है कि अगर आप ये जो ट्रांजैक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, ये उस पर्सन के साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, अगर उस पर्सन के साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, उसके साथ आप ये मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं, यानी आप कार बेच रहे हैं, स्कूटर बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं किसी पर्सन से, और उसके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, तो उस केस में आप प्रीवियस सैंक्शन यानी पहले से परमिशन लेके ये ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी आपको पहले से परमिशन मिलेगी तभी ये ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ये बेसिकली पहले से जो सैंक्शन की बात है वो इसलिए क्योंकि सेफगार्ड रखा जाए। मान लो आप किसी से ऑफिशियल डीलिंग करते हैं तो आप उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करके, उस पर प्रेशर डाल के कोई चीज़ सस्ते में बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसका सेफगार्ड रखने के लिए ये जनरली बताया गया है, इसका ये पर्पस है। तो आपका हमने पहले फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात कर ली कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट में क्या करना चाहिए हमें, और उसमें ये भी देख लिया कि कौन कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्लब करके अगर 10,000 से नीचे की तो उसको हमें लमसम में दिखाना होता है। फिर हमने एनुअल रिटर्न की बात कर ली कि एक बारी फर्स्ट अपॉइंटमेंट देने के बाद उसको एनुअल रिटर्न भी हमें हर साल भरना होता है, उस मूवेबल प्रॉपर्टी का, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, उसका एनुअल रिटर्न भरना होता है। फिर हमने ये देख लिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम खरीद बेच रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, हमें क्या इंस्ट्रक्शन बताई गई है कि प्रीवियस नॉलेज कब होनी चाहिए और प्रीवियस सैंक्शन कब होनी चाहिए, ये भी हमने देख लिया। और फिर उसके बाद इसमें बताया कि मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमें क्या करना है, यानी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट करना है अगर 2 महीने की बेसिक पे से ज़्यादा हो, या प्रीवियस परमिशन लेनी है अगर हम डीलिंग ऐसे पर्सन के साथ कर रहे हैं जिसका ऑफिशियल डीलिंग हमारी पहले से है। अब हम बात कर लेते हैं सब रूल 4 की। वो क्या कहता है कि द गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में एट एनी टाइम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर रिक्वायर ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू फर्निश। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो, आपने मान लिया कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट में अपने दिया था, आपने अपना एनुअल रिटर्न, अपना रिटर्न भरा था मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का, आपने ईयरली भर भी रहे हो, लेकिन उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपको किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर से ये कह सकती है कि आप हमें कंप्लीट स्टेटमेंट दीजिए, जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास है, अपने बिहाफ पे, अपने फैमिली मेम्बर के बिहाफ पे, जैसा कि उस ऑर्डर में बताया गया होगा। यानी अगर ऊपर वाली चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं उसके बावजूद भी कभी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें गवर्नमेंट सर्वेंट से उससे मांगने की ज़रूरत है कि वो फुल डिटेल दे, क्या सोर्स है उसका, कहाँ से उसका प्रॉपर्टी है, इस टाइम पे यानी जिस डेट पे वो चाहते हैं उस डेट पे आपसे फुल डिटेल और कंप्लीट स्टेटमेंट मांग सकते हैं, जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास है या आपने एक्वायर की है, अपने नाम पे, अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे, किसी के भी नाम पे। सच स्टेटमेंट शैल, और उस स्टेटमेंट में क्या होगा अगर गवर्नमेंट चाह रही है तो, इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ मीन्स, यानी किस सोर्स से आपने उसको खरीदा, किसको बेचा, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके आपने सेविंग से लिया, किसी से उधार लिया, लोन लिया, ये सारे सोर्सेज आपको वहां पे बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ मीन्स का मतलब कि क्या सोर्सेज थे,
जहां से आपने पैसा लेके खरीदा कोई चीज, तो सारी चीजें वहां पे डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी आपसे ये चीज डिटेल मांग सकती है अपने किसी ऑर्डर से। तो ये यहाँ पे बताया गया। सब रूल 5 कहता है द गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप सी और डी फ्रॉम एनी प्रोविजन ऑफ दिस रूल एक्सेप्ट 18 का 4। तो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी कैटेगरी के जो ग्रुप सी या ग्रुप डी से बिलोंग करते हैं ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको एग्जेम्प्ट कर सकती है। यानी उसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे ना देना पड़े, कोई इमोवल प्रॉपर्टी में वो कर रहे हैं तो उससे भी एग्जेम्प्ट कर सकती है। किया है या नहीं किया वो बात अलग है, कर सकती है। ठीक है, तो जो ऊपर जितने भी मूवेबल इमोवल प्रॉपर्टी के रिटर्न में के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन है उन सबको एग्जाम कर सकती है एक्सेप्ट 18 का 4। 18 का 4 यानी जब आप गवर्नमेंट चाह रही है कि सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है अपने मूवेबल इमोवल प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड एज ऑन डेट जब वो चाह रहे हैं तब बताएं, और अपना मीन्स भी बताएं, यानी सोर्स क्या था उनका वो भी बताएं। तो 18 का 4 छोड़कर, एक्सेप्ट 18 का 4 जो ये हमने बात की थी, इसको छोड़कर किसी भी केस में अगर ग्रुप सी या ग्रुप डी से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग करता है तो उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे भी इतना आसान नहीं है। उसमें क्या बोला है कि नो सच एग्जाम्पशन शैल बी मेड विदाउट द कंकरेंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। लेकिन उस केस में कंकरेंस किसका चाहिए होगा? कैबिनेट सेक्रेटरीट का चाहिए होगा या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल डीओपीटी का चाहिए होगा। तो इन दोनों में से जिसका भी कंकरेंस लेने की जरूरत पड़ी उस केस में तो उन्हें लेना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं रहेगा। तो इस तरीके से, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो है पावर है, क्योंकि ये रूल जो है पावर देता है कि अगर वो चाहें तो बाकी 18 1 2 3 उन तीनों में एग्जाम्प्ट कर दे। ठीक है, 4 में एग्जाम्प्ट नहीं कर सकती है। अब एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या चीज इंक्लूड करता है। देखिए, इंक्लूड का मतलब ये होता है कि नीचे जो चीजें बताएगी वो एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब कि सारी चीजों को नहीं लिखा गया है, इसके अलावा भी और चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आ सकती है, लेकिन वहां पे उन्होंने कुछ इंस्टांसेस या कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। तो ये एग्जांपल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में या उसके टर्म में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो क्या है, एक तो ज्वेलरी इंक्लूड होती है। इंश्योरेंस पॉलिसीज द एनुअल प्रीमियम ऑफ विच एक्सीड 2 मंथ्स बेसिक पे। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका अगर 2 महीने की बेसिक पे से ज़्यादा का प्रीमियम है उसका भरने का, यानी आप जो ईयरली या भरते हैं उसके अंदर, तो वो भी आपके मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। शेयर्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ये भी सारे मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आते हैं। ऑल लोन्स, कोई भी आपने लोन लिया हो, वेदर सिक्योर्ड और नॉट। सिक्योर्ड का मतलब जैसे कि आप गोल्ड देके आपने उसके एवज में लोन लिया, तो आपने कुछ सिक्योरिटी जमा कर दी। तो आपने कोई सिक्योरिटी दे के लोन लिया हो या बिना सिक्योरिटी दे लोन लिया हो, दोनों ही केस में सारे लोन जो थे वो आपके मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होंगे। एडवांस्ड और टेकन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आपने चाहे दिया हो चाहे लिया हो, वो आपकी दोनों जो कैटेगरी के लोन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होते हैं। मोटर कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, हॉर्सेस, पहले पुराने ज़माने में हॉर्सेस को भी एज ए कन्वेंस यूज़ किया जाता था, तो इसलिए अभी भी इसका नाम है। तो ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में अगर हॉर्स लिखा आ जाए तो आप उसको सोचे कि नहीं ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता। तो ये भी नाम आपको ध्यान में रखना, बाकी तो आपको मोटर कार मोटरसाइकिल ये तो याद ही रहेगा। तो मोटर कार मोटरसाइकिल हो, हॉर्सेस हो, या कोई भी दूसरे तरह का कन्वेंस हो, यानी साधन हो आपका एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो ये सारे जो है आपके ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। रेफ्रिजरेटर्स, रेडियोस, रेडियोग्राम्स और टेलीविजन सेट, तो ये सारे भी आपके मूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में या उसके डेफिनेशन में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, यानी हम ये बोल तो रहे हैं कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से परमिशन लेनी है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को आपको रिपोर्ट करना है, तो ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है कौन, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी किस पोस्ट के लिए क्या होगा। तो क्लास 1 पोस्ट, यानी आपका इसको आप कह सकते हैं ग्रुप ए पोस्ट। तो ग्रुप ए पोस्ट के लिए द गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो ग्रुप का गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमने डेफिनेशंस में देखा था कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट आएगा उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या?
आपका मिनिस्ट्री का जो भी मिनिस्टर है यहाँ पे वो आप मान सकते हैं। तो एक्सेप्ट वेयर एनी लोअर अथॉरिटी इज स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी पर्पस। तो जहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि नहीं, इन क्लास 1 पोस्ट के लिए इतने सुप्रीम या उतने सीनियर हमारे पास लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमने क्या किया, इसको नीचे भी डेलीगेट कर दिया। तो ये अभी मैं बताऊंगा कि आपका जो गवर्नमेंट है इसकी पावर को एचओडी को भी ग्रांट किया गया है। तो ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है इसमें भी मैंने इसको लिखा हुआ है कि ये जो गवर्नमेंट का मतलब है, ये गवर्नमेंट की इस पावर को एचओडी को भी डेलीगेट किया हुआ है, या वो भी कर सकते हैं। तो ये भी बात है। तो क्लास 1 पोस्ट यानी यहाँ पे एचओडी यानी सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट है उनको आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अगर वो आप क्लास 1 पोस्ट या ग्रुप ए पोस्ट को बिलोंग करते हैं। तो क्लास 2 पोस्ट या ग्रुप बी पोस्ट के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये आपके हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन या जिनसे परमिशन आप मांग सकते हैं। क्लास 3 क्लास 4 पोस्ट के लिए हेड ऑफ ऑफिस। तो हेड ऑफ ऑफिस आपका जो मिनिमम होता है वो अंडर सेक्रेटरी लेवल पे हो सकता है। फॉरेन सर्विस, अगर आप बाहर फॉरेन सर्विस में यानी जहां पे आपको पे जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बाहर से मिलता है, या आप डेपुटेशन पे हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उस केस में पेरेंट डिपार्टमेंट जो होगा उसको आपको देना पड़ेगा ऑन कैडर ऑफ विच द सच गवर्नमेंट सर्वेंट इज बोर्न। तो जो आपका कैडर है पेरेंट डिपार्टमेंट का उसी को आपको देना पड़ेगा वहां पे। तो द पेरेंट डिपार्टमेंट ऑन द कैडर ऑफ विच सच गवर्नमेंट सर्वेंट इज बोर्न। तो अगर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट, आप कहीं पे फॉरेन सर्विस में गए हुए हैं और आपका पेरेंट डिपार्टमेंट जो है कोई दूसरा है, तो आपको पेरेंट डिपार्टमेंट को इस तरीके से प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बनेगी आपकी, और वहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा और वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। तो आप ये काम कर सकते हैं, यानी अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को तो कॉपी भेजेंगे परमिशन के लिए, एक सीसी जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, फॉरेन सर्विस में हो या डेपुटेशन पे हो, वहाँ पे एक कॉपी दे सकते हैं। और द मिनिस्ट्री टू विच ही इज एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट एज ए मेंबर ऑफ दैट कैडर। तो या तो हो सकता है कि अगर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट वही कैडर है, यानी आपका कैडर भी सेम है और आपका डिपार्टमेंट भी सेम है, तो उस केस में तो आप अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को दे देंगे। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आपका जो कैडर है, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट है किसी मिनिस्ट्री का, तो आप उस मिनिस्ट्री को दोगे, यानी जो मेन आपकी मिनिस्ट्री होगी उसको देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कई कई सबऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं, तो सबऑर्डिनेट ऑफिस के केस में कैडर अलग हो जाता है, तो वहां पे वो कहे कि उस मिनिस्ट्री को देना पड़ेगा फिर आप, द मिनिस्ट्री टू विच ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट एज ए मेंबर ऑफ दैट कैडर। ठीक है, क्योंकि उस कैडर का वो मेंबर है और वो जो कैडर है वो किसके अंडर आता है, उस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अगर सबऑर्डिनेट है वो उसका, तो उस मिनिस्ट्री को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज बता रखी जिससे आपको परमिशन लेनी है या आप जिसको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उसके लिए आपके रूल 18 के लिए बना रखा है। तो रूल 18 और 18A में भी इसको प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन्हीं को डिफाइन किया गया है। तो ये 18 और रूल 18A दोनों के लिए है। रूल 18A जहां पे आप ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ करेंगे या फॉरेनर के साथ करेंगे या फॉरेन स्टेट के अंदर करेंगे, कहने वाला कि किसी दूसरी के अंदर कंट्री के अंदर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी फॉरेनर के साथ करते हैं, तो उस केस में आपके लिए ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी यही सेम इसी तरीके से डिफाइंड है। एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल लीज मीन्स। यहां पे जो डिफाइन किया गया है इस रूल के लिए लीज का क्या मतलब है वो बता रहे हैं। एक्सेप्ट वेयर इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम और ग्रांटेड टू ए पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उन केसेस को छोड़कर जहां पे ये जो लीज दिया जा रहा है या लिया जा रहा है वो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ है और उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, तो ये छोड़ दीजिए। उन केसेस को छोड़ के आ रहे हैं कि ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो जब आप एक साल के लिए किसी के साथ ये एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी आपको देता हूँ, ठीक है, आप इसको जैसे मर्जी यूज करिए, तो उस केस में या एक साल से ज़्यादा भी हो सकता है। रिजर्विंग ईयरली रेंट, और आपने बता दिया एक साल का मैं इतना आपसे चार्ज करूंगा, तो ये इस तरह की चीज़ों को लीज कहा जाता है कि आपने परमानेंटली दे दिया। आपका इसमें क्या होता है कि कोई इंटरफेरेंस जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसका नहीं रहता, पूरा और पूरा राइट जिसको लीज पे दिया गया उसका रहता है, ये है। और ये ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो है
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उसमें लीज डिफाइन भी किया गया है। तो इसमें लीज को कैसे डिफाइन किया गया मैं आपको रफली बता देता हूँ। ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए, मतलब जैसे मर्जी तरीके से, जैसे कि आपकी ही प्रॉपर्टी हो उस तरीके से यूज करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, अगर किसी सर्टेन टाइम के लिए किया जाता है, कुछ समय के लिए, या उसे इनडेफिनेट टाइम के लिए भी किया जा सकता है, यानी इन परपेचुइटी। इन कंसिडरेशन ऑफ, कंसिडरेशन मतलब कि आपने कुछ पैसा दिया, आपने दिया या उससे कोई काम भी ले सकते हैं आप। पेड और प्रॉमिस्ड, तो आपने दे दिया या प्रॉमिस किया कि मैं दूंगा, चाहे वो मनी हो, पैसा भी हो सकता है, शेयर ऑफ क्रॉप्स भी हो सकता है। शेयर ऑफ क्रॉप जैसे कि पुराने समय में क्या होता था कि किसी काम को कराने के बदले में उसको अनाज दे दिया जाता था। तो क्योंकि ये जो एक्ट बना है 1882 का बना हुआ है, तो इस तरह की चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया। कोई सर्विस भी करवा सकते हैं आप उससे। तो इस तरीके से जो भी काम किया जा रहा है, यानी आपने प्रॉपर्टी दे दी, उसके एवज में आपने उससे सर्विस ले ली, या उससे कुछ पैसा ले लिया, या कुछ और भी बदले में ले लिया, तो ये सारी चीज़ें लीज कहलाती हैं। ठीक है, तो ये रफली मैंने आपको बताया कि लीज होता क्या है। चलिए अब रूल 18 पे देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जो 18(2) है, 18(2) आपका क्या था, ट्रांजैक्शन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आप कोई प्रॉपर्टी और इस तरह की चीज़ों को बेच रहे, तो उसके पीछे इंटेंशन क्या है उस रूल को लाने का, सब रूल को लाने का। द ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी एंटर्ड इनटू इज फॉर बोनाफाइड पर्पस। तो जब हम ये कह रहे हैं कि 18(2) के अंदर कि आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे कैसे खरीद रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हो वो बोनाफाइड पर्पस के लिए हो, यानी आपकी ट्रांजैक्शन किसी तरीके इलीगल मींस को यूज करने के लिए ना हो। ठीक है, तो उसका सेफगार्ड करता है। बोनाफाइड पर्पस मतलब कि आप अपने लिए खरीद रहे हो, कोई बेनामी ट्रांजैक्शन ना कर रहे हो आप। तो इस तरह की चीज़ों को, पहला तो उसका इंटेंशन ये है, जहाँ पे ये बताया गया है कि आप गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देंगे, यानी प्रायर इंटीमेशन होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपकी ऑफिशियल डीलिंग है तो वहाँ पे आप परमिशन लेंगे। तो ये दोनों चीज़ों का पर्पस क्या है, पर्पस ये कि बोनाफाइड आपकी डीलिंग होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन आपका क्लीन होना चाहिए, ये वहाँ पे इसका पर्पस है। द एक्विजिशन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन इज एट फेयर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। और आप जो खरीद कर रहे हैं या बेच रहे हैं वो आपकी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग हो। तो ये चीज़ भी उन्होंने बताया, यानी कहने का मतलब कि जब आपने डिपार्टमेंट को बताया कि मैं इस तरह की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट क्या क्या चीज़ें देखकर आपको परमिशन देगा, जगह अगर ऑफिशियल डीलिंग है तो। ठीक है, या आप इंटीमेशन भी दे रहे तो ये भी चीज़ें चेक की जा सकती हैं कि आपका बोनाफाइड पर्पस है कि नहीं है, जो आप प्रॉपर्टी खरीद लो वो प्रेवलेंट मार्केट प्राइस पे है कि नहीं है, या किसी तरीके का आप प्रॉफिट या कुछ तरह की सट्टेबाजी के एंगल से तो नहीं इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाएंगी। There is no reasonable ground to hold the transaction in question is result of exercise of undue official influence by the officer। आप कोई किसी तरीके का अनड्यू ऑफिशियल इन्फ्लुएंस तो नहीं यूज कर रहे हैं जिससे आप खरीद रहे हैं या किसी को बेच रहे हैं, तो ये चीज़ भी वहाँ पे चेक की जाएगी। ये इंटेंशन है 18(2) के अंदर कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है या परमिशन लेनी है, दोनों ही केस के अंदर। देर इज नथिंग अदरवाइज ऑब्जेक्शनेबल, कोई और दूसरी चीज कोई ऐसी नहीं है जो आपके ट्रांजैक्शन में ऑब्जेक्शनेबल हो। तो ये सारी चीजें जो है चेक की जाती हैं 18(2) के अंदर। इंटेंशन ये है इस प्रोविजन को बनाने का। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के बारे में हमने अभी जो मैंने बताया था कि ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डायरेक्ट किया है कि जो भी पावर वो एक्सरसाइज कर सकता है वही पावर जो है एचओडी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि वो कर सकते हैं और उनको एक तरह से पावर दे दी गई। और जो ऑडिट सर्विस के लोग हैं वहाँ पे वो पावर जो है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को दे दी गई है। ठीक है, इन रिलेशन टू एचओडी देमसेल्फ, अगर उस केस में मान लो एचओडी को प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बना दिया है ग्रुप ए के लिए केस में, लेकिन ग्रुप ए तो एचओडी खुद भी हो सकते हैं सेक्रेटरी जैसे, तो उस केस में क्या है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहेगा। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ऊपर जो भी मिनिस्टर होंगे उन्हीं के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी या उनसे परमिशन ली जाएगी। ऑल केसेस ऑफ सैंक्शन अकॉर्डेड बाय द सेड एचओडी, और जब ये बता दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो एचओडी को भी
एक्सरसाइज करने के लिए मिल गई हैं। तो कह रहे हैं कि एचओडी क्या करेंगे सब केसेस के अंदर जहाँ पे वो सैंक्शन दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, शैल बी रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एज द केस में भी। तो जितनी भी वो सैंक्शन देंगे उन सब की रिपोर्ट उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होगी। ठीक है। उसके बाद कैश प्राइज वोन बाय वाइफ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ ने कोई कैश प्राइज जीता है क्रॉस वर्ड पजल कंपटीशन के अंदर या किसी दूसरे सिमिलर कंपटीशन के अंदर, तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो उसे रिपोर्ट करना होगा। तो ये बताया कि विनिंग ऑफ कैश प्राइज फ्रॉम कंपटीशन एक्सेट्रा एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब्ड मॉनेटरी लिमिट। अगर वो मॉनेटरी लिमिट जो 2 महीने की बेसिक पे है उससे ज़्यादा की है तो उसे ट्रांजैक्शन ट्रीट किया जाएगा, उसे माना जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन है इस रूल के अंदर, और गवर्नमेंट सर्वेंट को रिपोर्ट करना होगा इस ट्रांजैक्शन के बारे में। वेयर प्रायर परमिशन टू परचेज ऑफ प्रॉपर्टी वाज ऑब्टेन्ड बट अमाउंट इन्वॉल्व वाज नॉट इंडिकेटेड। सपोज आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उसके लिए इंटीमेशन भी दे दिया, ठीक है, और प्रायर परमिशन भी ले ली मान लो, वो कह रहे कि लेकिन आपने अमाउंट कितना इन्वॉल्व है वो नहीं बताया, तो आपको दोबारा से रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कह रहे कि इफ द फर्स्ट सैंक्शन स्पेसिफाइज द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अमाउंट इन्वॉल्व ए फर्दर रिपोर्ट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपने पहले ही जो सैंक्शन मांगी थी उसके अंदर बता दिया कि इतना पैसा इन्वॉल्व है, इतने का मैं खरीद रहा हूँ, इतना मेरा सेविंग में से है, इतना मैं लोन ले रहा हूँ, अगर सारी डिटेल्स आपने पहले ही बार में बता दी अपने एप्लीकेशन में, तो उस केस में आपको दोबारा रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ बताया कि ऐसा ऐसा मैं करना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ प्रॉपर्टी, तो उस केस में जब आप ये ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे फर्दर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ए फर्दर रिपोर्ट आफ्टर द एक्विजिशन गिविंग द फुल डिटेल्स शुड बी मेड। तो आपका फाइनल ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि इस तरीके से हमने ट्रांजैक्शन की, इतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी थी, इतना मैंने इस तरीके से सोर्स से लिया, इतना मैंने यहाँ से लिया। तो इस तरह की सारी डिटेल्स जो है आपको बतानी होंगी। The property should of course figure in subsequent annual return of immovable property return in either case। और हर साल पे फिर आप आगे जो आएगा उसके अंदर आप अपने एनुअल रिटर्न में तो उसे शामिल करेंगे ही। ठीक है। ऑन अकाउंट पेमेंट टू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज और परचेज डेवलपमेंट एक्सेट्रा ऑफ लोन। तो अगर आप ऑन अकाउंट पेमेंट का मतलब यानी आप क्रेडिट पे, ठीक है, किसी को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को पैसा देते हैं किसी लैंड को परचेज करने के लिए या किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए, क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो सोसाइटी डेवलप करते हैं, ये बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो इसको अगर आपने क्रेडिट पे यानी कुछ चीज़ें उधार पे दी या ली या पेमेंट किया पार्टली कि मैं ऐसे से बाद में और आगे पेमेंट करूंगा, तो ये भी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो ये भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ये इन्होंने बताया। All purchases made at the same time in the same place and charged for in the same bill। अगर आपने कोई परचेज किया एक ही टाइम पे और एक ही जगह से किया और उन सब का एक ही बिल बनवाया, तो वो सारा एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा। यानी हो सकता है ना कि एक बिल के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से बहुत सारी चीज़ें नीचे हो, लेकिन कुल मिला के वो 2 महीने की बेसिक सैलरी से ज़्यादा का हो, तो उसे एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा और आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसको एक ट्रांजैक्शन मान जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक ही जगह पे कर रहे हो, एक ही टाइम पे कर रहे हो, एक ही शॉप से कर रहे हो और सबका एक बिल बन रहा है, तो उसे एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द स्पाउस और एनी अदर मेंबर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट आउट ऑफ हिज ओन फंड। अगर कोई आपका फैमिली मेंबर अपने ही पैसे से, जैसे कि स्पाउस हो गया, आपके हस्बैंड हो गए या आपके वाइफ हो गए, दोनों ही केस के अंदर, तो कह रहे कि अगर वो जैसे वाइफ है तो वो स्त्री धन यानी शादी के टाइम में उनको अपना एक पैसा मिलता है या गिफ्ट से उन्हें कुछ मिला या इनहेरिटेंस से यानी अपनी उनकी पूर्वज से मिला है, तो ये सारी चीज़ों के अंदर अगर वो ट्रांजैक्शन करते हैं एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फंड ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ और उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट का कुछ नहीं लगा हुआ, तो उस केस में ये जो प्रोविजन है ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये ध्यान रखना है। 18(2) और 18(3) यानी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के दोनों का भी ट्रांजैक्शन जो है वो उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। अगर इंटायरली जो पैसा है वो आपके फैमिली मेम्बर का है और वो उसको यूज़ कर रहा है, उसको ट्रांजैक्शन कर रहा है, आपका कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, तो उस केस में ये अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, आपको याद रखना है।
यानी अगर फैमिली मेंबर है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसका अपने पैसे हैं, उससे जो मर्जी करे, आपको कुछ उसमें नहीं रिपोर्ट करनी है। The limit beyond which the permission may be assumed to have been granted by the competent authority to a government servant for carrying a transaction in movable property। ये क्वेश्चन भी आया था अभी एग्जाम में। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने परमिशन मांगी है ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो टाइम लिमिट के अंदर, अगर किस टाइम लिमिट के बाद आप एज्यूम कर सकते हो कि आपको परमिशन दे दी गई है, अगर आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलता, तो 30 दिन के बाद अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या बेच रहे हो और आपने परमिशन मांगी और आपको 30 दिन के अंदर कोई परमिशन या कम्युनिकेशन नहीं मिली, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि ये आपको परमिशन दे दी गई है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है मतलब, और जब आउटसाइड इंडिया है तो उसके लिए 60 डेज है। तो आपको ये टाइम पीरियड याद रखना है, 30 डेज इंडिया के अंदर और 60 डेज इंडिया से बाहर के लिए। तो जो हमारा 18A है उसके अंदर भी ये बात मैंने लिख दी है ताकि आपको याद भी रहे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, जब आप अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप सामान भी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी ली जाती है। तो अमाउंट्स टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर विच द प्रीवियस नॉलेज एज द सेम केस में भी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज रिक्वायर्ड। तो जिस तरीके से आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस केस में आपको प्रीवियस नॉलेज देनी होती है, सैंक्शन लेनी होती है अगर ऑफिशियल डीलिंग हो। तो उसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस को भी उसी कैटेगरी में माना गया है। इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन माना गया है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने के हिसाब से माना गया कि अगर कंस्ट्रक्शन कोई हाउस का कर रहा है तो एक तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी ही खरीद रहा है। तो जो कंडीशंस वहां पे अप्लाई होती है वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस को उन्होंने माना है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने के बराबर है, तो इसलिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट वहाँ पे है, प्रीवियस नॉलेज और सैंक्शन, वो चीज़ भी यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। ठीक है। जो 10th पॉइंट है वो क्या कहता है, पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट सर्विस इन ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड और कन्फिस्केटेड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी ऑक्शन से खरीदी है, ठीक है, या कन्फिस्केट मतलब कब्जा की है, तो अगर इस तरीके के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है गवर्नमेंट सर्वेंट, तो एक तो पहले बताया कि अनडिजायरेबल है, तो ऐसा नहीं करना यानी, ठीक है। तो इस तरह के बिड में और ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई है या गवर्नमेंट द्वारा कन्फिस्केट की गई है, और इसे अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में माना जाएगा अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो। 11 क्या कहता है, एनुअल रिटर्न ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सबमिटेड बाय द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज यानी CSS और CSSS यानी सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर सर्विस। तो इन लोगों के एनुअल प्रॉपर्टी अगर जो सबमिट करते हैं, एनुअल रिटर्न सबमिट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन है ये कि नो रीड फॉर रेगुलर और कंटिन्यूस स्क्रूटनी ऑफ प्रॉपर्टी रिटर्न। तो ये कह रहे हैं कि CSS या CSSS जो सर्विस के ऑफिसर अगर एनुअल रिटर्न सबमिट करते हैं अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसको रेगुलर स्क्रूटनी की जरूरत नहीं है, बार बार आपको वेरिफिकेशन या एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन कब करनी है, ओनली इफ व्हेन देयर इज अ ग्राउंड फॉर सस्पिशन इन एनी पर्टिकुलर केस। किसी पर्टिकुलर केस के अंदर अगर कोई ऐसा मैटर अराइज होता है कि कोई सस्पिशन आ रहा है, उनके ऊपर कोई शक आ रहा है, कोई शुबह आ रहा है, ये लग रहा है कि नहीं ये जो एनुअल रिटर्न भर रहे हैं ये सही करेक्ट नहीं है, उसी केस में आपको स्क्रूटनी की जरूरत है, उसी केस में आप एग्जामिन करेंगे, अदरवाइज नहीं करना है, ये इंस्ट्रक्शन है। A government servant who transfer any immovable property or movable property exceeding the prescribed limit to a member of his family should report or obtain sanction of the prescribed authority in accordance with Rule 18। अगर कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 2 महीने की बेसिक सैलरी से ज़्यादा वाली आता है, तो अगर उससे ज़्यादा है, अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को वो ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस केस में आप रिपोर्ट करेंगे या सैंक्शन मांगेंगे या परमिशन मांगेंगे जैसा कि रूल में दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को भी कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको भी ट्रांजैक्शन माना जाएगा, और उस केस में भी आपको अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करने पड़ेंगे, और मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो अपनी फैमिली मेम्बर को तो उसके इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको।
ट्रांजैक्शन एज मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है कि इस फैमिली के तहत जो रूल्स बने हुए हैं उसके अंदर आपके पास कुछ पुश्तैनी जो चीज़ें होती हैं आपको शेयर के तौर पर जिस दिन आप पैदा हो जाते हैं उस दिन से मिलना स्टार्ट हो जाता है। मिलना स्टार्ट हो जाता है यानी आपका राइट हो जाता है उन चीज़ों पे। तो वही बता रहे हैं कि डू नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रायर परमिशन। तो इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन हुआ यानी आप आपके पास कोई पुश्तैनी ज़मीन आपके पास आई, किस वजह से? क्योंकि आप हिंदू अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली का हिस्सा हैं। तो वो एक ट्रांजैक्शन जो हुआ, जो आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी आई, उसके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको प्रायर परमिशन नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको नेचुरली, क्योंकि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा हैं और आपके पास कोई शेयर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपका पुश्तैनी जमीन था या जो रूल्स हैं, ये कस्टम है, उसके तहत आया। तो इस वजह से इसके अंदर बोला है कि कोई जरूरत नहीं है। इन सच केसेस ट्रांजैक्शन इन मूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी इंक्लूडेड इन द एनुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। सिर्फ आपको क्या करना है, जो आप अपने साल का एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरेंगे उसके अंदर इंडिकेट कर दीजिए कि इस तरीके से जो ये प्रॉपर्टी है मेरे पास आई है और इस वजह से आई है। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको भी आप रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एनुअल रिटर्न भरा नहीं जाता। वहां पे आपको क्या करना होता है, सिर्फ रिपोर्ट करना होता है अगर वो जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज्यादा का उसका वैल्यू है तो। If government servant is unable to give an idea of his share of such property, he may give details of full property and name of the members who share it. तो अगर उसे आइडिया नहीं कि कितना उसका शेयर है तो वो पूरी प्रॉपर्टी का डिटेल दे सकता है और मेंबर्स का नाम बता सकता है कि ये मेंबर जो है इसको शेयर करते हैं, यानी इन लोगों के ऊपर इतनी प्रॉपर्टी आई है। ठीक है, तो जब आपको एग्जैक्टली आपका शेयर नहीं पता तो आप बता सकते हैं कि 4 मेंबर जिनके पास टोटल इतनी प्रॉपर्टी आई है या इतना मूवेबल प्रॉपर्टी आया है। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं जब आपको अपना शेयर एग्जैक्टली ना पता हो। फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट्स इन सेविंग बैंक अकाउंट मेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम आउट ऑफ हिज सैलरी और एक्यूमुलेटेड सेविंग। तो अगर आप कोई एफडी कराते हैं किसी बैंक के अंदर या सेविंग बैंक अकाउंट में कोई डिपॉजिट करते हैं, वुड नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ 18 का 2। तो ये आपका इस रूल के तहत जो है इसमें कवर नहीं होगा, यानी आप उसको बिना इंटीमेशन के, बिना परमिशन के भी कर सकते हैं। परचेज ऑफ पोस्टल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या पोस्टल सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड मॉनेटरी लिमिट और उसका 2 महीने की बेसिक सैलरी से ज़्यादा की वैल्यू है, तो उस केस में क्या है, इट वुड बी नेसेसरी टू रिपोर्ट टू गवर्नमेंट। ये आपको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसके अंदर आपको कोई यहाँ से रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है और ये जो रूल 18 है अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप पोस्टल और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं और उसका मॉनेटरी जो लिमिट है उससे ज़्यादा का है तो उस केस में आपको रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को, और ये इंश्योरेंस पॉलिसी शेयर सिक्योरिटीज डिवेंचर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो आपने एक बारी लेकिन रिपोर्ट कर दी और इससे फिर जैसे आपने पहले ये पोस्टल या सर्टिफिकेट या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा, आपने उस टाइम पे गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया कि मैं इस तरह से खरीद रहा हूँ, इतनी वैल्यू का है। लेकिन जब आप उसको बेचेंगे या उसका वो मैच्योर हो जाएगा और उससे जो पैसा आएगा तब आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो यही कह रहे हैं कि उसका एनकैशमेंट जो करेंगे आप, यानी आपने फिर इस सर्टिफिकेट को सबमिट करके डिपॉजिट करके जो उससे पैसा लेंगे तो उस केस में आपको दोबारा से सेपरेट ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा और आपको उसके मैच्योर होने पर दोबारा से रिपोर्ट नहीं करना है। करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, तो ये तो मैंने बता दिया ऊपर ही था कि इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। परचेज ऑफ नेशनल सेविंग प्लान सर्टिफिकेट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सीडिंग द मॉनेटरी लिमिट, तो ये जिस तरीके से आपका नेशनल सर्टिफिकेट था, पोस्टल सर्टिफिकेट था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट था, ये पोस्टल सर्टिफिकेट था, उसी कैटेगरी में आपका आएगा। और ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई का आपने कोई यूनिट्स लिए हैं तो वो सारा उसी कैटेगरी में आएगा और आपको रिपोर्ट देनी है। चार्ज ऑफ करेक्शन रिजनेबली अराइजिंग वेयर गवर्नमेंट सर्विस अनेबल टू सर्टिफिकेटली अकाउंट फॉर हिज एसेट इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट सेटिस्फैक्टरीली अपना नहीं बता पा रहा है कि कहाँ से उसके पास वो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी का एसेट आया, तो वहाँ पे चार्ज जो करप्शन का है वो
बिल्कुल रीजनेबली अराइज होता है, या उससे ये जो बात उभर के आ रही है कि करप्शन के चार्जेस लग सकते हैं या उसमें करप्शन उसने किया होगा, ये बात जो है सेटिस्फैक्ट्री है। अगर वो बता नहीं पा रहा कि भाई ये जो पैसा आया कहाँ से आया उसके पास। और दिस प्रिंसिपल हैज रिसीव्ड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इन 53 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी इस प्रिंसिपल को इंक्लूड किया गया है कि जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट अगर नहीं बता पा रहा है कि कैसे उसके पास वो एसेट आया, तो ये प्रिज्यूम कर लिया है कि उसने करप्शन किया है। तो प्रिजम्पशन से क्या होता है, अगर ये प्रिज्यूम कर लिया कि किसने करप्शन किया है, तो मतलब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कैसे आपने करप्शन नहीं किया, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आपके ऊपर आ जाता है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने करप्शन नहीं किया है, उसके बावजूद मेरे पास जो एसेट है वो मेरा अपना खुद का है। तो ये इसमें दिक्कत है। तो प्रिजम्पशन ऑफ करप्शन जो है वो आ जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हेल्ड भी किया है, यानी इस बात पे मोहर भी लगाई है अपनी, JR मनकेर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये बात है। चार्जिंग पगड़ी और प्रीमियम फॉर रेंटिंग हाउसेज एंड फ्लैट्स। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी अपने हाउस को, या जैसे कईयों के पास प्रॉपर्टी होती है 2-3, तो प्रॉपर्टी को पगड़ी पे दे रहा है या किसी प्रीमियम पे दे रहा है, यानी पैसे लेके दे रहा है, तो उसे भी एक करप्शन का एक सिमिलर सोर्स माना गया है। क्योंकि उसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज एट हायर प्राइसेस। आप ज्यादा प्राइस पे जब किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हो या बेचते हो, एंड रिकॉर्डेड इन द कन्वेंस डीड ऑफ टू चीट द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ इनकम टैक्स। कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी को खरीदते तो ज़्यादा प्राइस पे है, लेकिन उसको अपने जो कन्वेंस डीड होता है या टाइटल होता है या आप रजिस्ट्री करवाते हैं उसके अंदर कम पैसे में दिखाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो भी एक तरीके का करप्शन माना गया है, और उससे गवर्नमेंट को टैक्स का जो है लॉस होता है। तो ये भी चीज़ जो है सीरियसली गवर्नमेंट ने ली है। ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी बिटवीन टू गवर्नमेंट सर्वेंट। एक केस आया कि दो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो उसको इस रूल से एग्जाम कर दिया है, रूल 18 से एग्जाम कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट बोला कि नहीं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो क्या ये रूल से बाहर हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट पे भी इक्वली अप्लाई होते हैं, तो उन्हें भी कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगी, और उन्हें भी सारी रिपोर्टिंग जहाँ पे करनी वो रिपोर्ट करना पड़ेगा, और जहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत है वहाँ पे परमिशन लेना ही पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में ट्रांजैक्शन हो तब भी एग्जाम्प्टेड नहीं है। Where no changes takes place during a year in holding or there is no acquisition or disposal during the year। अगर आप जैसे कि एनुअल रिटर्न आपको प्रॉपर्टी का भरना होता है और पूरे साल में कोई चेंज नहीं आया, ना आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी ना अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको बेची, तो उस केस में आप अपने एनुअल रिटर्न में क्या लिख सकते हैं, नो चेंज और सेम एज द लास्ट ईयर, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। Appropriate authorities not to sanction acceptance of substantial amount as advance rent if it is violation of concerned state act। तो जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाई गई है सैंक्शन देने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई एडवांस लेता है रेंट के अंदर और वो बहुत बड़ा अमाउंट है, सब्सटेंशियल अमाउंट है, और उससे क्या है, स्टेट एक्ट का वायलेशन हो रहा है। स्टेट एक्ट का मतलब जैसे कि दिल्ली में दिल्ली रेंट एक्ट है, तो रेंट कंट्रोल एक्ट है, उसके वायलेशन में अगर कोई जो है रेंट ले रहा है एडवांस के अंदर और बहुत ज़्यादा अमाउंट का रेंट ले रहा है, तो कह रहे कि अगर ये स्टेट का जो भी एक्ट बना होगा, दिल्ली के केस में जैसे दिल्ली रेंट एक्ट है, तो अगर उसका वायलेशन है तो उस केस में उसको परमिशन नहीं देनी है या सैंक्शन नहीं एक्सेप्ट करना है। तो वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट लेट्स आउट प्रीमाइसेस टू ए टेनेंट, किसी किराएदार को अगर कोई अपना जो प्रॉपर्टी है उसको किराए पे दे रहा है, इट ऑब्वियसली कंस्टिट्यूट ए ट्रांजैक्शन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन तो वो है ही। सच ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रीवियस सैंक्शन, तो उस केस में उसे पहले से परमिशन लेनी होगी। द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी शुड रिफ्रेन फ्रॉम सैंक्शनिंग एक्सेप्टेंस ऑफ सब्सटैंशियल अमाउंट एज एडवांस रेंट। तो एडवांस रेंट जो लेते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा, तो उस केस में जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसको सैंक्शन नहीं देना, ये मना किया। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वायलेशन होगा स्टेट के एक्ट का, जैसे कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का। फेलियर टू सबमिट एनुअल IPR इन टाइम। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न जो एनुअल भरना होता है, अगर वो आप भरने में फेल हो गए तो क्या होगा, पहले तो वो कह रहे कि एक रीजनेबल ग्राउंड देता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए। ठीक है,
दूसरा ये भी बताया गया है कि अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है तो भी आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तीसरा, आपका विजिलेंस क्लियरेंस जो है उसको डिनाई किया जा सकता है। अगर पिछले साल का जैसे कि होता है कि नेक्स्ट ईयर के आपके 1 महीने के अंदर, मतलब पिछले साल का जैसे आपका होगा रिटर्न, तो उसको आपको जनवरी के मंथ में भरना होता है। अगर वो आपने टाइमली नहीं किया तो उस केस में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी हो सकता है, आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है और विजिलेंस क्लियरेंस भी आपका रोका जा सकता है। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान में भी रखनी है। ज्वाइनिंग चीट फंड, अगर चीट फंड में आप ज्वाइन कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ पैसा लगा रहे हैं, वुड बी अ ट्रांजैक्शन इन मूवेबल प्रॉपर्टी, तो एक वो मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और वही 2 महीने की बेसिक पे से ज़्यादा है तो आपको क्या परमिशन लेनी है, रिपोर्ट करनी है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और चिट फंड कंपनी क्या होता है, एक नॉन बैंकिंग कंपनी होती है। तो नॉन बैंकिंग कंपनी है तो इस केस में आप जैसे कि रूल 16 में हमने देखा था कि किस तरीके से लोन लेना है, कि किस किस से लोन ले सकते हैं, तो वो सारा अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि नॉन बैंकिंग कंपनी है तो उस केस में आपको नॉन बैंकिंग कंपनी से कितना लोन ले सकते हो नहीं ले सकते हो, ये सारा जो रूल 16 के अंदर था, जहाँ पे इंसॉल्वेंसी के बारे में, लोन के बारे में बताया गया था, वो सारी चीज़ें अप्लीकेबल होती है और उससे रेगुलेट होगा। टेकिंग ए LIC पॉलिसी, तो LIC पॉलिसी लेने के लिए नो प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग ए LIC पॉलिसी, आपको नहीं लेनी कोई परमिशन LIC पॉलिसी लेने के लिए। लेकिन आपका अगर एनुअल प्रीमियम जो है वो मॉनिटरी लिमिट जो बताई थी 2 महीने की बेसिक पे, उससे ज़्यादा है तो आप रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अपॉन रिसीविंग द सम एश्योर्ड, और जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी उसके पास कुछ पैसा मिलता है, तो ए रिपोर्ट नीड नॉट बी सबमिटेड इन दिस रिगार्ड। तो क्योंकि आप ऑलरेडी बताते आ रहे हैं कि मैंने ये LIC पॉलिसी खरीदी है, इसका एनुअल मैं ये भर रहा हूँ, तो जब वो मैच्योर हो जाएगी आपको कुछ सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है या उस पॉलिसी के मैच्योर होने में कुछ पैसा मिलता है, तो उस केस में आपको रिपोर्ट नहीं करना है। एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ इमल प्रॉपर्टी थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, तो अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू भी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, अपने पास ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको जो रूल 18(2) है इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सारे GID थे। ये रूल जो है 18(18)A बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हर साल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपको ये रूल तो बहुत अच्छी तरह से करने हैं। अब 18A की बात कर लेते हैं। तो ऊपर हमने जो प्रॉपर्टी की बात की ये सारा इंडिया के अंदर चल रहा था। अब ये बात कर रहे हैं कि अगर बाहर हम किसी के साथ डील कर रहे हैं, यानी आउटसाइड इंडिया, या किसी फॉरेनर के साथ डील कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या ध्यान रखेंगे। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 18 का 2, तो ये जो 18(2) मतलब बताया गया है ऊपर, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया की बात हो रही थी उस केस को छोड़कर, मतलब कि उसमें कुछ भी बताया गया हो, अगर आप क्या कर रहे हैं, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट बिना परमिशन के, यानी कहने का मतलब ये कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऊपर बात हो रही थी तो वो इंडिया की बात हो रही थी। आउटसाइड इंडिया के लिए आपको परमिशन लेना ही लेना है। जब आप इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहां पे तो आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, प्रायर सैंक्शन, वो प्रायर वहां पे इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको प्रायर परमिशन लेनी है, इसीलिए बोला कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 18 का 2, यानी ऊपर आपको 18 के 2 में इंफॉर्मेशन की बात कही थी उसको नहीं मानना है। आपको क्या मानना है कि अगर आप आउटसाइड इंडिया कोई ट्रांजैक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी में कर रहे हैं तो आपको परमिशन से ही करना है। एक्वायर, चाहे किसी भी तरीके से, लीव से, को गिफ्ट से, या किसी भी तरीके से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, आउटसाइड इंडिया की प्रॉपर्टी हो, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, उस केस में आप परमिशन से ही काम करेंगे। डिस्पोज ऑफ, अगर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, दोनों ही केस के अंदर उन्होंने बोला कि आप परमिशन से करो। एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद एनी फॉरेनर, तो या आप किसी फॉरेनर के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कोई इस तरीके के इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं तो भी आपको पहले से परमिशन लेके करना है। तो ये इसका सबका पूरे का क्रक्स यही है। और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी यहाँ पे कौन होगी, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो ऊपर रूल 18 में बताया गया था, क्लास 1 के लिए द गवर्नमेंट, और या क्योंकि वो पावर HOD को भी दे दी गई है तो HOD, क्लास 2 के लिए भी HOD, और क्लास 3 के लिए हेड ऑफ ऑफिस, वो इस तरीके से आपको ऊपर बताया गया था। उन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से आप क्या करेंगे, परमिशन लेंगे।
टाइम लिमिट बियॉन्ड विच द परमिशन, और बाहर की अगर प्रॉपर्टी में आप डील कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया की प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो, तो वहां पे 60 डेज का टाइम लिमिट है। यानी आपने परमिशन मांगी और 60 दिन के अंदर आपको परमिशन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन नहीं मिला, तो आप 60 दिन के बाद ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपको परमिशन मिल गई है। रूल 19 पे आते हैं, तो रूल 19 क्या कहता है? रूल 19 है विंडिक्शन ऑफ एक्ट और कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कोई एलिगेशन लग गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कोई एलिगेशन लगेगा तो उससे वो बरी होना चाहेगा, उससे वो क्लियर होना चाहेगा, ये क्लीन होना चाहेगा। तो उस केस में क्या इंस्ट्रक्शन वो देख लेते हैं। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन, यानी बिना परमिशन के ये काम नहीं करेगा, हैव रिकोर्स टू एनी कोर्ट और टू प्रेस फॉर विंडिक्शन ऑफ एनी ऑफिशियल एक्ट विच हैज बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ एडवर्स क्रिटिसिज्म और एन अटैक ऑफ ए डिफेमेटरी कैरेक्टर। तो कह रहे कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जब वो ऑफिशियल काम कर रहा था, तो जो भी ऑफिशियल काम कर रहा था वो क्या है, एडवर्स क्रिटिसिज्म के लिए वो हो गया, यानी उसने जो काम किया वो अब क्रिटिसाइज हो रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर डिफेमेशन या डिफेमेटरी यानी उसकी बेइज्जती या कह लो डिफेम भी हो रहा है, वो अटैक में भी आ गया है। तो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ना तो वो कोर्ट में जा सकता है, ना वो किसी प्रेस में जा सकता है जहां पे अपना एक्सप्लेनेशन दे, ठीक है। तो इसका पर्पस ये है कि गवर्नमेंट जो है अगर जरूरत होगी तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे हेल्प कर सकती है, गवर्नमेंट खुद इन चीज़ों को डील कर सकती है। तो ये पर्पस है, लेकिन बेसिकली बिना सैंक्शन के, बिना परमिशन के आप ना प्रेस जा पाएंगे ना आप कोर्ट जा पाएंगे, जब भी आपने ऑफिशियल करेक्टर का कोई इस तरीके का काम किया है और आप जाना चाह रहे हैं ताकि आपके ऊपर जो ब्लेम लगा है, जो भी एलिगेशन लगा है, उसको आप हटा सकें। तो इस काम के लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट इफ नो सच सैंक्शन इज रिसीव्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months, लेकिन अगर ये सैंक्शन आपने मांगी और ये सैंक्शन आपको नहीं मिली, ठीक है, और कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला, तो ये आप मान सकते हैं कि आपको 3 महीने बाद जो है जाने के लिए परमिशन मिल चुकी है। कहने का मतलब कि 3 महीने के अंदर आपके एप्लीकेशन पे जो आपने परमिशन मांगी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला, तो 3 महीने के बाद आप कोर्ट में या प्रेस में जा सकते हैं, ठीक है। नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम टू प्रोहिबिट ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम विंडिकेटिंग हिज प्राइवेट कैरेक्टर। लेकिन ये तो था ऑफिशियल कैरेक्टर के बारे में, जो सब रूल 1 में बताया गया था कि आपने कोई ऑफिशियल काम किया जिसकी निंदा हो रही है या जिसके बारे में क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन अगर प्राइवेट कैरेक्टर का कोई काम है जिसकी आपने प्राइवेट कैपेसिटी में किया, वहाँ पे अगर इस तरीके का कुछ हुआ तो वहाँ पे आपको प्रोहिबिट नहीं किया गया है, वहाँ पे आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो कोई भी आपने अपने प्राइवेट कैरेक्टर पे कोई विंडिक्शन हो रहा है या आपने जो भी काम किया वो प्राइवेट कैपेसिटी में किया था, उसके रिगार्डिंग कुछ आपको आलोचना हो रही है या क्रिटिसिज्म हो रहा है, अटैक हो रहा है, तो वेयर एनी एक्शन और विंडिकेशन इज एक्ट डन बाय हिम प्राइवेट कैपेसिटी इज टेकन, तो आप अगर कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर और आप चाह रहे कि आप, तो वहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई ऐसे प्राइवेट कैपेसिटी में मेरे ऊपर ये अटैक हो रहा है या ये मेरे पास ब्लेम लग रहा है और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसको हटाने के लिए कोर्ट में जाना चाहता हूँ या जो भी कोई एक्शन लेना चाहता हूँ वो आप उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। रूल 20 क्या कहता है? कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। जब आप अपने किसी काम के लिए किसी बाहर के सोर्स को लगाते हैं, किसी बाहर का इन्फ्लुएंस लाते हैं, तो वो भी जो है मिसकंडक्ट माना गया है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग, ना आपको लाना है ना लाने की कोशिश करना है। एनी पॉलिटिकल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल क्या हो गया कि मान लो आपने अपने एरिया के MP MLA किसी से लेटर लिखवा लिया। अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस, मान लो आपका कोई रिलेटिव है, बहुत ही रसूखदार है, बहुत नामची इंसान है, आप उससे सोर्स लगवा रहे हैं। तो इस तरीके से किसी से भी अपने मैटर के लिए टू बियर अपॉन सुपीरियर अथॉरिटी, जिससे आपके सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस हो, टू फर्दर हिज इंटरेस्ट, यानी अपने इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी जो काम आप करवाना चाहते हैं उस काम को इस फेवर में आप किसी से सोर्स लगवा रहे हैं, किसी से जैक लगवा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो भी मिसकंडक्ट है, उसको
आपको नहीं करना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर पर्टेनिंग टू हिज सर्विस, तो आपके सर्विस से रिलेटेड भी हो सकता है या आपके किसी दूसरे काम के रिलेटेड भी हो सकता है गवर्नमेंट के अंदर। तो यानी आपके सर्विस मैटर से रिलेटेड या आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ भी इस तरीके आप कर रहे हैं तो उस पर नहीं करना है, ये मना करके ये आपका प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे कोई परमिशन की बात नहीं है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, पूरी तरह से करना ही नहीं है ये काम। इसके ऊपर जीआईडी देख लेते हैं। एक जीआईडी है, तो एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ रूल 20। अगर इसका वायलेशन कर देते हैं कि आपने लगवा दिया एमपी से, अपने कोई आपका प्रमोशन नहीं हो रही थी, आपने एमपी से लेटर लिखवा दिया, या आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे, आपने लिखवा दिया, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे तो आपको एडवाइस दी जाएगी और इस एडवाइस की कॉपी को आपके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी एफआर के अंदर या एसीआर के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने एक बार तो एडवाइस कर दिया गया आपको, लेकिन फिर दोबारा से आपने ये काम कर दिया, तो सेकेंड टाइम में क्या होगा, आपको एक रिटर्न वार्निंग दी जाएगी और रिटर्न वार्निंग की कॉपी आपके एसीआर में डाल दिया जाएगा। थर्ड टाइम क्या होगा, थर्ड टाइम में आपके ऊपर, क्योंकि आपको तो पता चल गया गवर्नमेंट को कि आप हैबिचुअल ये हैं इस तरीके के, तो इस केस में आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चला दी जाएंगी। ठीक है, तो ये 3 स्टेज में आपका एक्शन ले लिया जाएगा अगर 3 बार आप इस तरह से वॉयलेशन कर देते हैं। तो आज ये रूल 20 तक हमने ये डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं हम आंसर की उन क्वेश्चंस की जो हमने लास्ट सेशन में पूछा था। तो 53 क्वेश्चन का आंसर डी होगा, 54 का सी है, 55 का ए है, 56 का बी है, 57 का डी है, 58 का बी है और 59 का बी है। तो ये जो लास्ट सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनके ये आंसर्स हैं। अब हम जो आज हमने रूल्स डिस्कस किए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो रूल 18 के ऊपर ये देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए और कैसे आए थे। Which of the following items are required to be included in the return of asset and liabilities submitted by every government servant on his first appointment? तो रूल 18 का 1 था ये, तो उसमें बता के फर्स्ट अपॉइंटमेंट में किन की चीज़ों को इंक्लूड करना है, आप इसमें पढ़ के बता सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम, debts and other liabilities incurred by him indirectly, immovable property owned by the government servant in the name of his wife, item or movable property worth less than 10,000 each। तो आपको बताना है कि कौन कौन से ये रिटर्न में आएंगे फर्स्ट अपॉइंटमेंट में। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो 1234 234 12123। तो ये जो है आप इसमें से आंसर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अकॉर्डेंस विद सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं डेफिनेशन में, ये बताना है आपको। इंश्योरेंस पॉलिसीज द एनुअल प्रीमियम ऑफ विच एक्सीड 2 months बेसिक पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑल अनसिक्योर्ड लोन टेकन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, एनी मीन्स ऑफ कन्वेंस ओन्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, रेफ्रिजरेटर्स। तो इसमें कौन कौन से मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आते हैं आप यहाँ पे टिक कर देंगे 1 3 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4। ठीक है, अंडर द सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एवरी ट्रांजैक्शन कंसर्निंग मूवेबल प्रॉपर्टी either in his own name or in the name of his family member within 1 month of the date of such transaction if the value of such transaction exceeds 1 month basic pay of government servant, 2 month basic pay, 3 month basic pay, 4 month basic pay। तो किस अमाउंट से एक्सीड करने पर उसे रिपोर्ट करना होता है ये आप यहाँ पे बता देंगे। In case where family member of a government servant enter into transaction of movable or immovable property out of their own fund in their own names, such transaction would be treated as transaction out of funds of government servant and the relevant provision of conduct rule would be applicable. Should be reported to the government within 1 month from the date of transaction. Cannot be done without obtaining prior approval of government. Need not be reported to government as they do not come within the purview of conduct rule। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपको बताना है। What is the time limit beyond which the permission may be assumed to have been granted by the competent authority or government to carrying out transaction in movable property? ठीक है, if no communication is issued by the competent authority।
तो आपको ये बताना है कि टाइम लिमिट क्या है ट्रांजैक्शन के लिए इमेल प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये आपका ऑप्शन है 45 डेज, 30 डेज, 15 डेज, नो लिमिट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। Which of the following are required to be included in the return of asset and liabilities to be submitted by a government servant on his first appointment? फर्स्ट अपॉइंटमेंट में किस किस को इंक्लूड किया जाता है वो बताना है। ज्वेलरी, शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, क्लॉथ, यूटेंसिल, बुक, रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन सेट। तो इसमें से आप टिक कर लेंगे कौन सा करेक्ट होगा। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। Which of the following activities on the part of government servant constitute violation of conduct rule? कौन से वायलेशन में आएंगे? Transaction in immovable property without prior knowledge of the prescribed authority, charging pagdi for renting his her flat, not reporting to government about purchase of postal certificate worth 5,000, non-submission of annual property return। तो ये आप चेक करके बताएंगे कौन कौन सा जो है वायलेशन है। 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 3 4। A government servant proposes to acquire an immovable property owned by a foreign organization in India. Foreign organization in India, ये ध्यान रखना है, and has accordingly sought permission for of the government before entering into transaction, but no response has been received from the authority concerned even after 3 months of making the request. 3 महीने बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। The option available to him, क्या ऑप्शन अवेलेबल है? The transaction cannot be done in absence of permission of the government. To go ahead with the transaction since no response has been received from the government even after 3 months. To take up the matter with the higher authorities in department seeking their permission for the transaction. To file a writ petition before the appropriate court of law seeking direction to the government to take decision in the matter. तो क्या करेक्ट आंसर है आपको टिक करना है। 18A के ऊपर ये क्वेश्चन है। मैच द लिस्ट, 1 से 2 को मैच करना है और इसके अंदर अलग अलग रूल से उठाए गए हैं। तो देख लेते हैं। परमिशन फॉर पार्टिसिपेशन इन एडिटिंग ऑफ ए पीरियोडिकल, अगर पीरियोडिकल में किसी एडिटिंग के लिए पार्टिसिपेट करना उसमें परमिशन के लिए टाइम कितना लिमिट है। परमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन मूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, परमिशन ऑफ इंस्टीट्यूटिंग प्रोसीडिंग टू विंडिकेट हिज कंडक्ट एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये आपका 18A और 19 दोनों का ही इसमें कवर हो गया। तो आपके कौन कौन से ये इसके करेक्ट आंसर मैच करके आप इसमें बता देंगे। तो A का 3, B का 1 और C का 2 इस तरीके से, या आप जो भी इसका करेक्ट हो सकता है यहाँ से आप देख के टिक करके बता देंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा सेशन था जिसके अंदर हमने रूल 18, 18A, 19 और 20 डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंडक्ट रूल को कंप्लीट कर देंगे और बाकी फिर उसके बाद देखेंगे नया टॉपिक कुछ स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच और जय हिंद। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।